हेलो स्टूडेंट्स, धारा वैद्युत यूनिट में आज हम आपको सर्वप्रथम ओम के नियम के बारे में समझाएंगे। जो ओम का नियम आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है और उसके पश्चात इसी ओम नियम की हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर व्याख्या करेंगे, अर्थात उस आधार पर भी इस ओम के नियम को सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ओम का नियम बताते हैं कि ओम का नियम क्या है। देखिए, ऐसा है, जैसे मान लिया ये एक चालक है, ओके, धातु चालक है भाई, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ करके हम क्या करें कि इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं। पर हाँ, इस धातु चालक को फिलहाल बदलते नहीं है, एक ही धातु चालक है। चलो पहले मैं दिखता हूं कि ओम का नियम क्या है, उसके बाद आपको उससे बड़े प्यार से समझाता हूं। देखिए, ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच लगाए विभवांतर या उत्पन्न विभवांतर के अनुकर्मानुपाती होती है। ये मैंने इसलिए पहले लिख दिया कि अब समझाने में थोड़ा मजा आएगा। तो ये एक आपका चालक है। चालक में भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। हमने विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने से वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर स्थापित हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र लगाने से प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, और बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऋणावेशित कणों पर जो बल लगता है ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस दिशा से, अर्थात जैसे मान लिया इसे y मान लिया, y से x की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। ओके, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन माना किसी एक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड जितने गुजरते हैं, अर्थात एक सेकंड में जितना आवेश ले जाते हैं किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से, वो ही धारा कहलाती है। तो यहां ये देखा गया कि भाई जब हम विभवांतर लगाते हैं बैटरी के द्वारा, तो उस समय अगर माना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से इतने प्रवाहित होते हैं कि उनके द्वारा जो हर सेकंड में जो आवेश ले जाता है, उससे जो धारा बनती है उसका मान I है। यूं कह सकते हैं कि विभवांतर लगाने पर अगर इसमें धारा I बह रही है, तो फिर यह पाया गया कि भाई अगर इस चालक के सिरों के बीच बैटरी बदल दें और विभवांतर डबल कर दें, 2V कर दें, तो धारा भाई डबल हो जाएगी, 2I हो जाएगी। और फिर ये, और अगर इसी प्रकार से विभवांतर को 3 गुना कर दें तो धारा 3 गुना हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जिस अनुपात में हम विभवांतर बढ़ाते हैं उसी अनुपात में धारा का मान बढ़ रहा है। तो इससे ये अनुमान क्या लगा? इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई जो विभवांतर है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। आप इसे भी कैपिटल I मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं भाई। ओके, तो इसे कहते हैं भाई अनुक्रमानुपाती। ये बात समझ में आ गई आपके कि अगर इसको डबल करेंगे तो धारा भी डबल होगी, इसको 3 गुना करेंगे तो धारा भी 3 गुना होगी। तो यही अनुक्रमानुपाती है। अब क्या किया जाए?
अगर यहाँ पे जो आपका अनुक्रमानुपाती जो चिन्ह है इसको हटा करके अगर हम एक इक्वल साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ कांस्टेंट को आर कहते हैं। ओके, तो आर का जो मान आता है ये आपका v अपॉन आई के इक्वल आ जाता है। यही जो आर है ये क्या है, एक नियतांक तो है, इसी को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही आर चालक का प्रतिरोध है। अरे भाई आप सोचिए, जो V किसका है, विभवांतर किसके सिरों के बीच लगाया, चालक के सिरों के बीच। धारा किसमें प्रवाहित हुई, अरे चालक में प्रवाहित हुई, तो भाई ये प्रतिरोध किसका होगा, ये प्रतिरोध भी चालक का होगा। ओके, हाँ इसमें जो मैंने लिखाया है कि भाई चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात V I के अनुक्रमानुपाती एक विशेष स्थिति में आएगा जब इसका टेम्परेचर बदला ना जाए और इस पर प्रेशर भी इस पे चेंज न किया जाए। जैसे आप मान लिया टेम्परेचर बदल देते हो, बैटरी वही की वही है, ओके, तब क्या होगा, अगर आपने इसका ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने से इसमें जो आयन होते हैं भाई, जिनसे ये मुख्य इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं, आयन कैसे उत्पन्न होते हैं मालूम है ना आपको, जिन अणुओं से मुख्य इलेक्ट्रॉन निकल गए वही तो आयन बन गए। तो जो आयन होते हैं, जो धनायन होते हैं, वो उस ताप को पा करके उनकी जो कंपन की दर होती है और साथ में जो मूल स्थिति से एक तरफ का जो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो उनका आयाम होता है, वो बढ़ जाता है। ओके, और जब आयाम बढ़ जाता है, ज्यादा कंपन करने लग जाते हैं, तो उससे टकराव की संख्या बढ़ जाती है, और जब टकराव की संख्या बढ़ जाती है मुख्य इलेक्ट्रॉनों की इनसे, तो उससे क्या होगा, उससे 100% प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। तो भाई आपको भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी है, ना ताप बदलना है, ना दाब बदलना है। अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया तो V अपॉन आई आर के इक्वल होता है, और यही ओम का नियम है। अब आप इसमें एक भाई ग्राफ भी खींचते हैं, ग्राफ कैसे बनाना बनता है इसमें देखिए भाई, अगर आप क्या करें, एक्स अक्ष पर विभवांतर V ले लें और वाई अक्ष पर धारा ले लें, और क्योंकि आपको मालूम है कि भाई अगर V को डबल कर रहे हैं तो धारा भी डबल हो रही है, ये V है, 2P है, 3P है, यहाँ पे I, ये 2I और ये 3I हो जाता है। ओके, तो ऐसे स्थिति में V के लिए I, 2V के लिए 2I, इसके लिए ये, जब आप ऐसे ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ आपकी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो भाई VI ग्राफ जो किसी धातु चालक के लिए प्राप्त होता है, भौतिक अवस्था न बदलने पर, चालक की भौतिक अवस्था न बदलने पर वो इस तरह से प्राप्त होता है। तो ये आपका ओम का नियम हो गया। ओके, ये तो आपने पहले भी पढ़ा था 10th क्लास में, मैंने शॉर्ट में समझा दिया। अब हम ओम के नियम की मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर व्याख्या करते हैं और उसको सिद्ध करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। चलिए, हाँ चलिए, अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम को स्थापित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है अगर आप इसको ध्यान से समझें। अब आप इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें ऐसा है, ये जो मैंने लिखा है थोड़ा सा इससे समझाता हूँ आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मान लिया ये आपका एक चालक है, ओके, धातु चालक है, और भाई आपने इसको जोड़ दिया एक बैटरी से, विभवांतर के सोर्स से, ओके। तो इससे जोड़ने पर इसमें भाई विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया धन से ऋण की ओर, ई की दिशा यह होगी, ओके। और इससे क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देंगे इस तरफ। बल लगेगा ना, बल की दिशा क्या होगी, इधर होगी, और ये गति करना शुरू कर देंगे। और भाई मान लिया ये जो चालक तार है भाई, इसकी लंबाई मान लो जी L, कोई दिक्कत नहीं है, विभवांतर V, इसके सिरों के बीच विभवांतर हो गया V, और जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है उसको समझाएंगे हम आपको। इसमें मैंने आपको अनुगमन वेग के लिए सूत्र स्थापित नहीं कराया था, अनुगमन वेग वाले टॉपिक में, वो भी आपका यहीं पर स्थापित हो जाएगा।
आपको अगर अनुगमन, वेग और सरांति काल में संबंध पूछा जाए तो वो भी इसी में आ जाएगा, ओम का नियम भी इसी में आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। ओके, बहुत ध्यान से सुनना आपने इसे। तो ये समझा दिया मैंने कि भाई एक धातु चालक है, उसकी लंबाई L है और भाई इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर इसमें भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। मान लिया उससे जो प्रवाहित धारा है वो I है, तो समझ गया आप सब बातें, ये I है। और इसके पश्चात इसमें एक चीज और मान लीजिए कि भाई माना चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, अर्थात इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है। तो आप जानते हैं कि I इक्वल टू होता है NeAVD, ये आपको मालूम है। ये हम धारा और अनुगमन वेग वाले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं, तो उतना तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। I इक्वल टू हो गया NeAVD। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम शुरुआत करेंगे कि भाई हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से विभवांतर उत्पन्न हुआ और विभवांतर उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ। तो विद्युत क्षेत्र की बात सबसे पहले होगी कि भाई विद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है। तो इसमें लिखा जाएगा L तार की लंबाई L है ना, L तार के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर ओके, दिखाई दे रहा है। ये भी इधर कर देता हूं भाई। अब यहाँ पे ये भी मैंने यहाँ बना रखा है चित्र में, और ये आपका अलग हो गया कि I तार के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर, ठीक है, तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये तो आपको मालूम होगा कि भाई तार की जो लंबाई है ये L है, L तार की लंबाई है, L लंबाई लिख देता हूं, L लंबाई के तार के, ओहो क्या लिखूं इसको, L लंबाई के, ओके ठीक है। तार की लंबाई L है, विभवांतर V लगा दिया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी भाई। EV और L में संबंध आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हो जाता है E इज इक्वल टू V अपॉन L, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आपने कह दिया कि भाई यहां विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब जब विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया तो विद्युत क्षेत्र का काम क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र का काम है कि विद्युत क्षेत्र में अब जो भी आवेशित कण होंगे उन कणों पर बल लगेगा। यहां हम किस आवेशित कण के बारे में बात कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? बल लगेगा। आया समझ में? तो इसे लिखा जाएगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल। अब बल आप कैसे निकालेंगे? F इक्वल टू, आपने पढ़ा है F इक्वल टू Q, ही पढ़ा था पहले, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने। तो यहाँ Q की जगह क्या आएगा? Q की जगह आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू E, इक्वेशन नंबर 3। मैं सदिश के चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, डेरिवेशन है उस चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो F इक्वल टू हो गया जी आपका E, ओके। इसकी वैल्यू आप रखते हैं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा हाँ, अभी क्यों रखे? अब सुनिए, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल लग गया। अब बल लगने से क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस बल लगने से भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। उस त्वरण का मान निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे? इसके लिए जगह है हमारे पास, लिख सकते हैं कि भाई इससे इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, ये आप बड़े प्यार से उतार सकते हैं। और त्वरण A इज इक्वल टू F अपॉन M होता है भाई। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेंगे यहाँ पर, ओके। लिख लेना ऊपर भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, F की जगह क्या लिखिए? E इंटू E, और अपॉन हो गया M। तो यहां से A इज इक्वल टू, अब E की जगह V अपॉन L भी लिख सकते हैं, तो यही लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा E V अपॉन M L, ओके। ये आपका यहां तक आ गया इक्वेशन नंबर 4। यहां तक तो जनाब आपका बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब क्या हो, अब हमने यहां पर
A = EV अपॉन ml हमने ज्ञात कर दिया है, त्वरण निकाल दिया है। तो जब आप इस डेरिवेशन को करें तो आप बिल्कुल एक तरीके से करें कि सबसे पहले बैटरी लगाने से कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई वो निकालें। ओके, उसके पश्चात जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई, अब प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगा उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वो निकालें। और जब बल लगा तो उस बल लगाने से हर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना त्वरण उत्पन्न हुआ वो निकालें। एक कहानी की तरह चलेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बल उत्पन्न होता है, बल से त्वरण उत्पन्न होता है। अब इसके बाद की कहानी क्या है, अब इसके बाद की कहानी को आप ध्यान से सुनिए। पहले समझाता हूं। देखिए, जैसे भाई ये आपका चालक है और भाई ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मान लिया ये आपके आयन है जिससे इलेक्ट्रॉन टूटे थे, जिन अणुओं से जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन टूटे थे और वो आयनों में कन्वर्ट हो गए, आयनों में बदल गए। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता करता भाई इससे टकराता है, क्योंकि इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया है, आप देख रहे हैं। और जब इससे टकराता है तो क्या होता है, तो तब टक्कर के बाद इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाता है 0, और पुनः रिवर्स होकर के, या रिवर्स करना ठीक नहीं है, इससे टकरा करके इसकी दिशा बदलती है। दिशा बदलने के बाद क्योंकि वैद्युत बल लगा हुआ है, पुनः ये त्वरित होता है, और त्वरित होकर के पुनः ये किसी अन्य आयन से टकराता है। तो इन दो टकरों के बीच की कहानी सुनिए। जब टकराया उस समय इसका वेग हो गया 0, क्योंकि बल लगा हुआ है। अब पुनः इस पर त्वरण उत्पन्न हुआ, और त्वरण उत्पन्न होते होते जब ये किसी और आयन से टकराया तब तक इसने वेग प्राप्त कर लिया था कोई और, माना वो वेग v था। बात समझे? टकराने पर इसका वेग 0 हो गया, और उसके बाद त्वरण क्योंकि उत्पन्न हो रहा है वैद्युत बल की वजह से, फिर अगली टक्कर से पहले इसका वेग बढ़कर के पुनः कितना हो गया, v हो गया। तो इन दो टक्करों के बीच के समय को हम एक शब्द से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को। जब उसका वेग 0 से बढ़कर के v हुआ, उस समय को हम श्रांति काल कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं, टॉ से प्रदर्शित करते हैं इसको। ओके, उच्चारण की थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। आया समझ में आपके? तो इस बात को मैं लिख देता हूं, बहुत ही मजेदार कहानी है, इस बात को मैं लिख देता हूं। चालक के भीतर त्वरित इलेक्ट्रॉन, अब चालक के भीतर त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धन आयनों से टकराते हैं। त्वरित इलेक्ट्रॉन बार बार धन आयनों से टकराते हैं। ठीक है, वह दो क्रमागत टक्कर के बीच का समय श्रांति काल ओके टॉ कहलाता है। ये आपकी कहानी हो गई, समझ में आ गया आपके? इस समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग। अब आप बोलेंगे कौन सा वेग? अभी समझाया था मैंने कि टक्कर के बाद हो गया वेग 0 और पुनः इसका वेग बढ़ा त्वरण की वजह से, और फिर उसने अगली टक्कर से पहले कितना वेग प्राप्त किया वो हमें निकालना है। फॉर्मूला V = U + AT आपको मालूम है। ठीक है, मान लिया अगली टक्कर पर वेग v हो गया, तो प्रारंभ में वेग कितना था 0। अरे जब 1 से टक्कर हुई वेग 0 हुआ ना, और बढ़ते बढ़ते यहाँ त्वरण a काम किया और यहाँ वेग v हुआ, तो इस वेग को, प्रारंभ के वेग को 0 मानेंगे। त्वरण कितना है, a उत्पन्न हुआ भाई, और t उसको क्या बोला, यहाँ से दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को क्या बोला, श्रांति काल, तो उसकी जगह इस्तेमाल कर लिया तो। ओके, आया समझ में? इसे 5 कहते हैं। अब क्या होता है, आपको मैंने समझाया कि भाई टक्कर के बाद उसका वेग 0 हुआ, हर टक्कर के बाद उसका वेग 0 होगा,
और फिर हर टक्कर के बाद जब वेग शून्य होगा तो पुनः अगली टक्कर से पहले उसका वेग बढ़ करके v होगा, उसको हमेशा इस सूत्र से निकाला जाएगा। तो यही एक तरह से औसत अनुगमन वेग कहलाता है, इसी को हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि भाई प्रत्येक टक्कर के बाद लिख देते हैं, चलो प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ओके, दिख रहा है आपको साफ साफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पार्ट इसका दिख नहीं रहा है, दिख रहा होगा ना सब कुछ। प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन शून्य हो जाता है। ओके, और क्या लिखें, तथा अगली टक्कर से पहले वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ऐसे लिख दीजिए v हो जाता है। इसलिए यह ही औसत अनुगमन वेग है, ऐसा लिख सकते हैं, अनुगमन वेग है। तो इसी को कहते हैं भाई vd। ये कितना हो गया आपका a, तो एक अनुगमन वेग का सूत्र आपका ये हो गया। ओके, अब भाई निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। vd इक्वल टू a की वैल्यू तो आपने निकाल रखी है, EV/ml आपने लिखा हुआ है जनाब, हो गया। तो ये आपका देखिए अनुगमन वेग और श्रांति काल के बीच में समय स्थापित हो, सूत्र स्थापित हो गया। बाय चांस कभी पूछ ले अनुगमन वेग और श्रांति काल के बीच में सूत्र, तो आप इसको यहां तक लिख सकते हैं, ये आपका एक चीज सिद्ध हो गई। परंतु हमें तो ओम के नियम की स्थापना करनी है भाई, तो अब इस सारे मान को रख देंगे एक में, समीकरण नंबर 1 में I इज इक्वल टू NEAVD है ना, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NEAVD की जगह EV/ml और साथ में आ जाएगा जी आपका टॉ। ठीक है, इसे ऐसा कर सकते हैं, I इज इक्वल टू NE²AV/ml और साथ में आ गया जी आपका टॉ। ओके, अब जरा जगह ढूंढता हूं भाई लिखने के लिए, तभी काम चलेगा जनाब आपका। अच्छा, तो यहां से बैठा देता हूं, तभी आपका आगे की कहानी में बता पाऊंगा, क्योंकि अब तो लगभग समाप्त हो गया है। ओके, इसमें आ जाएगा ये। तो ये आ गया जी आपका I इक्वल टू NEA² और V/ml इंटू टो आपका आ चुका है। अब मुझे यहां से ओम का नियम करना है। ओके, मैंने ये V यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ये ऐसा ना लिख करके मुझे ये V कैपिटल लिखना चाहिए, ये युवांतर के लिए। अब भाई मुझे अनुगमन वेग के लिए लाना है V/I, तो मैं V यहाँ पे है I ले जा लेता हूँ भाई, तो V/I इज इक्वल टू हो जाएगा, बाकी सबको ले आते हैं, ml/NE²A। ओके, और जो टो है ये आपका, क्योंकि अब V/I आ गया ना, इस टो को भी है लाता हूं, तो ये आपका ऊपर से पहुंच जाएगा जनाब नीचे। अब बताइए जनाब, इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, सब इजी हो गया। अब सुनिए कहानी, ये V/I इज इक्वल टू ये आ गया, परंतु ओम के नियम में आप सिद्ध करते हैं V/I इज इक्वल टू R। अब यहाँ R कहाँ है, जरा सोचिए, किसी एक चालक के लिए, किसी एक धातु चालक के लिए चालक की लंबाई L, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E। अच्छा बताओ, एक चालक के लिए तो लंबाई L सेम रहेगी, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आप नहीं बदल सकते। और भाई E अर्थात क्या हुआ भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो तो आप बदल ही नहीं सकते। एक चालक के लिए मुख्य इलेक्ट्रॉन घनत्व तो भी आप कैसे बदल देंगे, जब आप पे एक ही चार्ज है, एक ही चालक है, तो उसके लिए मुख्य इलेक्ट्रॉन घनत्व तो N का मान सेम रहेगा। N तो कोई भी कह देगा भाई, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, जो सेम रहना ही रहना है, और क्रांतिकाल तो भी आपका सेम रहना है किसी एक चालक के लिए। इसलिए पूरी राशि आपकी कांस्टेंट हो गई, तो इसको मैं कह सकता हूं V/I इज इक्वल टू R। ओके, लिख सकते हैं, क्योंकि एक चालक के लिए ml/n, क्योंकि एक चालक के लिए m, n, n, e, a, टो क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। तो ये आपका ओम का नियम सिद्ध हो गया। ओके, हाँ, ओम का नियम तो बिल्कुल आपका पक्का आपका सिद्ध हो गया।
क्योंकि एम एल एन ई ए टो इन सब का मान किसी एक चालक के लिए नियत रहता है। थोड़ा सा इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको। आप अगर इसको ऐसे लिखें समीकरण को v अपॉन आई इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो और इंटू एल अपॉन ए, तो यहां ये जो वैल्यू आती है ना, ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये जो वैल्यू आती है ये किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो एल अपॉन ए ये आ जाएगा तब। कब? किस केस में? विशिष्ट प्रतिरोध के केस में हम इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे आपका काम फिलहाल केवल ओम के नियम की स्थापना करनी थी और ओम का नियम आपका यहां तक स्थापित हो जाता है। ओके, देखिए कितना बढ़िया डेरिवेशन है। बिल्कुल आप इस स्टोरी बना करके इसको पढ़ेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हर इलेक्ट्रॉन पे बल लगा, बल लगाने से हर इलेक्ट्रॉन पे त्वरण उत्पन्न हुआ, जब त्वरण उत्पन्न हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉनों ने गति करी, गति करने के बाद वो धन आयनों से टकराए और दो टकरों के बीच के समय को टो मानेंगे। उसके बाद गति के समीकरण निकाल करके आप अनुगमन वेग का मान निकाल लेंगे और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं और आपकी समझ में ये बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। इसे एक दो बार ध्यान से देखिए, 100% बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। ओके, बाय।